Okay. So the chapter that we are starting is basics of chemistry. The topic of that, the very important topic, is mole concept. Okay, this is lecture number 1. Mole concept. Now you will call it mole concept, you can call it basics of chemistry, that is up to you. Major chunk जो है इस chapter का वो mole concept ही है और mole concept ही रहेगा. But before you go to mole concept, there's a lot of theory. There are 3 or 4 simple laws that we have to cover. I think with some of the students I had covered it in the first demo lecture or something, right? I think Rishabh, Yash, आप लोगों के साथ मैंने mole concept कुछ discuss किया था basics. Okay, little bit, yeah. So today we'll go in depth into the concept of mole, and this is one topic where a lot of numericals are going to be there. Okay, so also let me know, in maths have you covered the chapter logarithms? आप लोगों ने लॉग नहीं किया है ना? अच्छा, कोई बात नहीं. तो लॉग के बेसिक्स मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कैलकुलेशंस करते वक्त. मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आता है लॉगरिथम्स. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली कैलकुलेटर का यूज़ तो आपको अलाउड नहीं है ना कॉलेज की एग्जाम में ना बोर्ड की एग्जाम में. तो हम लोग जो कैलकुलेशंस करेंगे विल डू इट बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज अ लॉगरिथम और अ लॉग टेबल. ठीक है, अगर आपको लॉग टेबल देखना है तो आपकी जर्नल वगैरह जो होती है कॉलेज की उसके लास्ट पेज पे होती है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे भी होता है. और नवनीत की एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, लाइक हार्डली 10 पेज की लॉग टेबल की बुकलेट. ठीक है, वो आपको कोई भी स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगी, वो आप लेके रख सकते हो. अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. नाउ हियर what happened initially was certain laws were defined. Certain laws of chemistry were defined initially to understand the process of transition or change from the whole reactant to product. देखो अपना जो अंडरस्टैंडिंग है केमिस्ट्री का वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस्ड है. ठीक है, भले वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, आप कोई भी जब आप ये करते हो केमिस्ट्री पढ़ते हो तो अल्टीमेट एम ये है कि भाई ए चीज़ थी उसको बी बनाना है. सिंपल फंडा यही है. जब हम लोग बेसिक्स की बात करते हैं तो ये जो रिएक्टेंट टू प्रोसेस प्रोडक्ट्स का जो ट्रांजिशन है, जो चेंज है, वो चेंज कौन से लॉज को फॉलो करता है, कौन से बेसिक लॉज को फॉलो करता है, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो केमिस्ट्री में पढ़ना चाहिए इनऑर्गेनिक और फिजिकल. तो लॉज में वी विल टॉक अबाउट 4. द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ दिस एनी 5-year-old will also tell you, this is something that you learn in school. Matter cannot be created nor destroyed. आप लोग एनर्जी के बारे में पढ़ते थे, बट इन दिस केस ऑल्सो मैटर भी एप्लीकेबल है. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? ये बोलता है कि सपोज आपके पास C+O2 गिव्स CO2, ऐसा है. ठीक है, तो कार्बन मेरे पास 12 ग्राम है, ऑक्सीजन मेरे पास 32 ग्राम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 44 ग्राम, विच मीन्स 12 + 32 विल बिकम 44. बात समझ में आई? LHS पे जो ग्राम्स यानी जितने ग्राम्स मैटर था, राइट हैंड साइड पे भी उतना ही ग्राम्स मैटर रहेगा. यानी मास विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन. बोलो हाँ कि ना? एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अगर अपन वाटर का फॉर्मेशन का एग्जांपल देखते हैं, वाटर का एग्जांपल देखते हैं, H2 + O2, द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज 2H2O यहाँ पे एंड 2H2 यहाँ पे. तो हाइड्रोजन कितना है? 2 × 2 = 4 ग्राम. ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम. तो वाटर कितना था? 18 × 2 = 36 ग्राम. दिस होल्ड्स ट्रू. इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है. बात बहुत ही सिंपल है. आई एम प्रीटी श्योर सबको समझ में आई होगी. सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. द सेकेंड वन, द सेकेंड लॉ, is the law of definite proportions. Law of definite proportions. Now what does this mean? When you say definite means fixed, correct? When I say something is definite, it means it is fixed.
राइट। लेट्स से मैंने इसको भेज दिया, रोहन को बोला कि बेटा वाटर का एक सैंपल लेके आ। रोहन आप कहाँ रहते हो? हाँ, तो ये पार्ला से एक बॉटल पानी लेके आया भर के, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? कॉम्पोजिशन क्या होगा बताओ? H2O होगा। यस, ठीक है। मैं बोरीवली में रहता हूं, तो मैंने वाटर सैंपल 2 लेके आया, उसका कॉम्पोजिशन क्या है? H2O। फिर मैंने यश को बोला कि जा तू ऐसा एंटार्क्टिका चला जा बेटा, एंटार्क्टिका से तीसरा वाटर सैंपल लेके आ, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? H2O। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, क्या बोला मैंने? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, वाटर का कॉम्पोजिशन विल बी 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। हाँ कि ना? बस यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फॉर अ गिवन कंपाउंड द रेशियो ऑफ एटम्स विल रिमेन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। बच्चों बोलो हाँ कि ना? समझ में आया सबको कि बाउंसर गया? सबको क्लियर है? यश, तनिष, ऋषभ, सभी लोगों को ओके, गुड है ना? तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, मुझे जो कंपाउंड मिल रहा है, हाँ अभी अच्छा बड़ा दिख रहा है, गुड। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स मुझे जो कंपाउंड मिलता है वो, तो आपके बॉडी में से वाटर निकला, प्लांट में से वाटर आया, बर्फ में से, एंटार्क्टिका में से आया जैसा मैंने कहा, या बारिश में से वाटर आया, वाटर तो H2O ही रहेगा ना भाई, उसकी कॉम्पोजिशन नहीं बदलने वाली। तो इंपॉर्टेंट चीज थी ये, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान है। एंड दीज आर वंस यू गेट टू नो दीज लॉज यू विल फाइंड, अच्छा ये तो सर बहुत मतलब छोटे बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप यार, बहुत सिंपल चीज है। तीसरा वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या नाम है? ध्यान से देखना, लॉ ऑफ मल्टीपल। पहला वाला था डेफिनेट, दूसरा वाला है मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझना ध्यान से समझना। मैं बोलूं कि C+O2 कैन गिव CO2, करेक्ट? आप बोलोगे हाँ सर हो सकता है। मैं बोलूं C+O2 कैन गिव कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो, बोलो हाँ कि? मतलब कि अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर मैं देखूं तो ये 2 और ये 2, करेक्ट? एवरीवन अग्रीज विद मी? नाउ हियर these two examples, what do you say concept do these two examples explain? ध्यान से देखना, कार्बन एंड ऑक्सीजन कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, बोलो हाँ कि ना? कि एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है सर, और दूसरी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। यस, सेम वे आई कैन राइट द एग्जाम्पल फॉर वाटर, यानी कि H2O एंड H2O2। व्हाट इज H2O2? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आप ये भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी भी बना रहे हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वही दोनों एलिमेंट मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना रहे हैं। अग्रीड? Which means the same two elements can combine to form more than one compound. ये फर्स्ट पार्ट हो गया किसका? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। आई होप ये एकदम क्लियर है। नहीं समझा तो प्लीज वापस पूछ लो, मैं वापस बताऊंगा। अब यहां पर नोट करने जैसी बात क्या है? एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है बच्चों, और यहां पर एक कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन है, बोलो हाँ कि ना? कैन यू सी दैट? कैन यू अंडरस्टैंड दैट? इट्स वेरी सिंपल। यहां पर 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, यहां पर 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, मतलब जो रेशियो है वो 1:2 या 1:1 है, राइट, इन द मॉलिक्यूल। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
स्टेटमेंट क्या बोलता है? फिक्स्ड अमाउंट of one element combines with fixed amount of one element combines with a certain amount of other element in simple whole number ratio. एग्जाम्पल इजी है, स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब है, तो स्टेटमेंट को दोबारा समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। फिर से देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 का रेशियो था और कार्बन मोनोऑक्साइड में 1:1 का रेशियो था। इसका मतलब मैं ये कहता हूं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन, देखो 1 कार्बन 1 कार्बन, समझ में आया? ये बोलो हाँ कि ना। गाइस यस और नो? गुड, ओके, नाइस। तो CO2 अगर मैं देखूं और ये, तो यहां पर 1:1 का रेशियो है, किसका? कार्बन का। ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:1, दिख रहा है? सो नाउ इफ समबडी आस्क्स यू कि इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन का मल्टीपल प्रोपोर्शन रेशियो क्या है कंबाइनिंग विथ फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन, तो आप बोलोगे 2:1। आप क्या बोलोगे? 2:1 है। अच्छा, ऐसा सेम एग्जांपल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा वाटर के बारे में, तो आप यहां पर इजीली जज कर पाओगे। यहां पर 2:1 और H2O2 में 1:1। अब समझ में आया? यहां पर फिक्स क्या है बच्चों? हाइड्रोजन की ऑक्सीजन, ये बताओ। कैसे? ऑक्सीजन ये देखो ना, 1 पार्ट है ना, 1 पार्ट है। देखो ऑक्सीजन जो है वो 1 पार्ट है बच्चे रेशियो में, ठीक है। अब यहाँ पर पब्लिक क्या सोचती है? आपने जो सोचा मेरे को पता चल गया। और बच्चे ज़्यादा करके क्या सोचते हैं कि सर ये H2 था, ये भी H2 है, तो ऐसा बोलो ना कि हाइड्रोजन सेम है। दैट इज व्हाट यू थिंक, बट आई एम टॉकिंग हियर अबाउट रेशियोज। बेटा रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, तो रेशियो के हिसाब से ऑक्सीजन सेम है। देखो 1:1, तो इधर हाइड्रोजन का रेशियो क्या हुआ बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स? 2:1। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग मुझे आंसर बताओ। एक ऐसा भी 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, जैसे NO2, NO3, N2O3, N2O5। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये पहले 2 एलिमेंट्स में एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, एक नाइट्रोजन 3, यानी कि 1:2 और 1:3। बोलो हाँ कि ना, है ना? तो इसमें अगर मैं ऑक्सीजन का रेशियो आपको पूछूं बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स, तो फटक से बताओ क्या आएगा आंसर? टेल मी। If in the first one the ratio of nitrogen to oxygen is 1/2 and here it is nitrogen to oxygen 1/3, so what is the ratio of oxygen? Sorry, 2:3. Very good. What about here? Tell me. Now you can just look at it and give me the answer. I don't even need to write. 3:5. Excellent. Very good. Now I think everybody got the hang of this, right? This is a very popular MCQ question with respect to your CET also, with respect to everything, basically, all the exams, especially your college exam also, they will ask you this particular question in your MCQ section, the small MCQ section that you get in every theory paper. So, yeah, you can have, of course
ऑफ कोर्स ऑक्सीजन के अलावा भी हो सकता है. ऑक्सीजन एक्चुअली आई मीन जस्ट फॉर नॉलेज आई विल टेल यू, ऑक्सीजन इज द मोस्ट abundant element in the earth's crust. It is 46.6% by weight because all the metals and everything are found in the form of their oxides. That's why you'll find more examples of oxygen this way. दूसरा एलिमेंट चाहिए तो वो भी बताता हूँ. जैसे कि अगर मैं देखूं मीथेन, इथेन और इथीन, ठीक है, C2H4 C2H6. यहाँ पे आप बोलोगे सर कार्बन क्या रेशियो है 1:2, यहाँ पे क्या रेशियो 1:3. तो हाइड्रोजन का रेशियो कितना हो गया 2:3, है ना. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही हो, हाइड्रोजन, हैलाइड्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. सल्फेट और सल्फाइट, चलो और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. सल्फेट और सल्फाइट, H2SO3 H2SO4. अब यहां पर 3 एलिमेंट हो गए बेटा, है ना. हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जेई में आता है. जब 2 एलिमेंट थे तो क्या बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन. 3 एलिमेंट होते हैं तो हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. बट यहां पर भी लॉजिक जो है वो सेम लगेगा. यू हैव टू जस्ट चेक द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. तो कुछ नया नहीं है. अच्छा चलो अभी जरा आ जाओ अपने स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक पे, जरा फटाफट आ जाओ सारे लोग. पेज नंबर 1. अच्छा, फिजिक्स में बच्चों ये बताना मुझे, फिजिक्स में आप लोगों ने वो सिग्निफिकेंट फिगर्स, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, एरर्स, वो सब कर लिया. या सो आई एम नॉट डूइंग दैट पार्ट. और डू यू वांट मी टू कवर दैट टू? यू वांट मी टू रिवाइज दैट? अच्छा, यू वांट मी टू डिस्कस दैट ऑल्सो? चलो ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट पेज पे पूरा कचरा दिया हुआ, छोड़ देने का, ठीक है. सिर्फ एलिमेंट्स का डेफिनेशन फर्स्ट पेज पे पूरा कचरा है. बोल्ड में आपको मिलेगा एलिमेंट्स का डेफिनेशन, वो मार्क करो बस. वो स्कूल लेवल की बातें हो रही. सेकेंड पेज, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स. जस्ट यू शुड नो व्हाट दे आर, जस्ट रीड. फालतू कचरा है वो. कंपाउंड्स का डेफिनेशन. I hope everybody is marking. Please let me know if you can't find something in the book, okay? Okay. Then you have physical quantities. Now, I don't know, somebody asked, I guess, कि quantities को revise कर लेते हैं. So we'll just have a quick recap of the physical quantities. यहाँ पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर? टेल मी. यस, वी हैव 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना. अच्छा, केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल एज वेल एज केमिकल दोनों क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, ठीक है. अब इसमें से इंपॉर्टेंट वाले कौन से? लेंथ, मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम. बट हमारे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है उसकी बात करेंगे. करंट, यू हैव टेम्परेचर. ऑब्वियसली आपकी बुक में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर दिया है. देखो पेज नंबर 3 पे एक टेबल दिया हुआ है ग्रीन कलर का. आई होप सबको मिला होगा. Amount of substance and luminous intensity. Luminous intensity is basically the intensity of light that is measured in candela. It's a very unique thing. Everybody asks you this, I'm very sure. बहुत लोगों ने पूछा होगा. इसका यूनिट है कैंडेला, ठीक है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल. ये आज अपन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं. यहाँ पर केल्विन, ऑब्वियसली टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट्स बता रहा हूँ मैं आपको. Like temperature के लिए apart from Kelvin, what other options do you have? You have degree Celsius or you have Fahrenheit also, but we don't use these as standard units. Common practice में हम लोग ये use करते हैं, no doubt. Standard नहीं बोलते इनको, ठीक है. Then you have current, obviously ampere, everybody knows this, है ना.
एंड करंट को डिफाइन कैसे करते हैं अपन फिजिक्स में बच्चों? हाउ डू डिफाइन करंट इन फिजिक्स? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. वेरी गुड. या सो I is equal to Q by T, rate of flow of charge, right? Acha, time T, that is seconds. Time is always measured in seconds, again standard unit. But in practical life, do we say seconds? No, we say minutes or hours or days or weeks or months or whatever. Just out of fun fact, interesting fact, what is a light year? What is a light year? Yeah, it's a unit of, because you say year, it's not time, it's a unit of distance. It's the amount of it's the amount of kilometers or whatever, the distance that light travels in 1 year, right? Long distances like from one planet to another, those are measured in light years. Mass, obviously kilogram, everyone knows this. Yes, and length is meter. ठीक है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है. METER लिखें सर या METRE? When it is the unit, it is RE. है ना? Then when is it meter? METER. रिक्शा में अपन बैठते हैं ना तो वो मीटर गिराता है ना वो वाला मीटर होता है, वो अलग होता है. चल, अच्छा यहाँ नोट करना बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज में से ये क्यों जरूरी था पढ़ना, ये वाला अमाउंट. तो थोड़ा लॉजिकली बात करें 2 सेकंड के लिए. केमिस्ट्री को साइड में रखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को साइड में रखो, लॉजिक की बात करते हैं कि सर मास में किलोग्राम की बात हुई तो ये भी तो अमाउंट बता रहा है. तो आप एक ही सेट में आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज 2 चीजें ऐसी रखी जो अमाउंट बता रही है. सही बात है, लॉजिकल बात है ना? केजी भी तो अमाउंट ही बता रहा है सब्सटेंस का, उसकी क्या बोलते हैं क्वांटिटी बता रहा है, और मोल भी उसकी क्वांटिटी बता रहा है. तो व्हाई डू वी नीड 2 डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? चलो लेट्स डिस्कस. डिफरेंसेस. क्या डिफरेंस है? वही आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है? राधे, क्वांटिटी में डिफरेंस है. अच्छा राधिनी, व्हाट डू यू थिंक? ओके. अच्छा रोहन, आपको क्या लगता है? अच्छा आपने आंसर दिया, सॉरी. ओके. हाँ, और कौन, कोई और, किसी को और कुछ आइडिया? चलो एग्जैक्ट समझ लेते हैं जरा. जो आप लोगों ने बोला वो गलत नहीं है, सही बोला आपने कि स्मॉल क्वांटिटी है, क्वांटिटी में फ़र्क है. तो लॉजिकली अगर मैं देखूँ, let's compare how I can get different values from the same thing. Let's say मैं अगर बोलूँ वाटर, पानी, आप इसको नॉर्मली लीटर में मेजर करते हो, किलोग्राम में भी कर सकते हो, है ना? सो कैन आई से, ध्यान से देखना, कैन आई से डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस. तो बचपन से आपके दिमाग में कुछ एक सेट वैल्यूज है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कि जो स्टेट होगा ना मैं उसके हिसाब से यूनिट बोलूंगा. करेक्ट है? जैसे अगर मुझे कोई बोले कि मैं ये बुक रद्दी वाले को देने जा रहा हूं, तो इसको मैं कौन सी क्वांटिटी में मेजर करूंगा? ये 4 लीटर बुक है? नहीं ना. कौन सी क्वांटिटी में होगी?
लीटर में होगी, ग्राम्स में होगी, किस में होगी? ग्राम्स में होगी, करेक्ट। हाउ डिड आई डिसाइड दैट? हाउ डू आई नो कि हाँ मतलब ये ग्राम में होना चाहिए? क्योंकि ये सॉलिड है तो मुझे पता है, अच्छा इसके लिए मेरे पास ग्राम और किलोग्राम है, करेक्ट। लिक्विड के लिए मुझे पता है मेरे पास लीटर है, डीएम क्यूब है, जो भी मैं बोलता हूं वो है, ठीक है। मैं दुकानदार के पास जाके ये नहीं बोलता कि भाई एक 5 किलो की पानी की बोतल देना, मैं बोलता हूँ 5 लीटर की देना। एंड इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं, एवरी पर्सन हैज दैट लॉजिक कि हाँ कोई लिक्विड चीज़ है तो मैं लीटर बोलूंगा, कोई सॉलिड चीज़ है तो मैं किलोग्राम बोलूंगा। ये लॉजिक तो हम सब में होता है। सेम वे फॉर गैस ऑल्सो, आई नो, अच्छा आई विल कॉल इट लीटर, विच मीन्स हियर देर इज अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। बोलो हाँ कि ना? पर अब मोल का लॉजिक देखो, वाई मोल इज यूनिवर्सल, वाई मोल इज इंपॉर्टेंट एंड वाई मोल इज यूनिवर्सल। मेरे पास कोई सॉलिड चीज है, जैसे कि सॉलिड चीज पैराफिन वैक्स, या कोई ऐसी कॉमन सॉलिड चीज ले लो, कार्बन ले लो, बेस्ट, कोयला, कार्बन सॉलिड चीज है। मर्क्यूरी लिक्विड है, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, H2SO4 लिक्विड, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड है, और ऑक्सीजन गैस। मैंने जानबूझ के 3 अलग अलग चीजें ली, ये मोनो एटॉमिक है, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ताकि वेरिएशन समझ में आए। एंड वाई मोल इज यूनिवर्सल, ये भी आपके दिमाग में जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं कार्बन का 1 मोल 12 यूनिट है? मैंने यूनिट बोला, ग्राम नहीं बोला, ध्यान देना। क्या बोला मैंने? 12 यूनिट, ठीक है। H2SO4 का 98 यूनिट्स है, और ऑक्सीजन का 32 यूनिट्स है। सो इरिस्पेक्टिव, दिस वाज सॉलिड, दिस वाज लिक्विड, दिस वाज गैस, इरिस्पेक्टिव आई कैन नाउ पुट देम इन द सेम कैटेगरी। व्हाई? बिकॉज आई वाज लुकिंग एट मोल एंड नॉट एट मास। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना? विच मीन्स मोर इंपॉर्टेंटली देन द क्वांटिटी, छोटे बड़े क्वांटिटी की बात नहीं है, ज्यादा जरूरी है कि मोल यूज करने से मेरे लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो जाता है। फिर मुझे वो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। 1 मोल ही होता है, भले वो सॉलिड का हो या लिक्विड का हो या गैस का हो। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना? क्लियर? सो दैट्स व्हाई मोल इज कंसिडर्ड एक्चुअली द मोर यूनिवर्सल फंडामेंटल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कहीं पर भी मुझे अमाउंट एक्सप्रेस करना है और मुझे उसमें वो लिमिटेशन नहीं चाहिए। एक लिमिटेशन आ जाती है ना कि अच्छा सर मास बताओगे ना तो लीटर में बताना या किलोग्राम में बताना, और कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी पूछ के आओ। तो वो सब नाटक मुझे चाहिए ही नहीं। मैं सीधा मोल के मामले में एक्सप्रेस करूंगा तो मुझे बाकी कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी, यानी कि मेरे लिए वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो भले ही पानी लिक्विड स्टेट में है तो 18 ग्राम का है, बर्फ के का इसमें है तो भी 18 ग्राम का है, और गैस में है तो भी 18 ग्राम 18 ग्राम्स का है वाटर मॉलिक्यूल। अब बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आपने यूनिट बोला था, अभी आप ग्राम बोल रहे हो, है ना? दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। व्हेन आई एक्सप्रेस मोल, it is universal, it is the better and the more, what you say, defined quantity, etc etc. Is it practically usable? Tell me this. It is more correct, ठीक है। Is it practically usable? आप घर पे पानी पीते हो तो घर पे आप जब पानी पीते हो तो आप ऐसा तो बोलते नहीं हो कि मम्मी मुझे आप बोलते हो मुझे 1 गिलास पानी देना, आधा लीटर पानी देना। आप ऐसा नहीं बोलते हो ना कि अच्छा 25 मोल पानी पीना है, मुझे प्यास लगी 25 मोल पानी दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते हो, है ना? खाना खाते हो तो बोला अच्छा 4 मोल रोटी, 4 मोल स्टार्च देना खाने के लिए, भूख लगी है। तो भले ही मोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूनिवर्सल है, इज इट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल? द आंसर इज नो, इट्स नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। सो व्हाट वी डिड, हमने दिमाग लगाया, केमिस्ट्री में हमने दिमाग लगाया। हमने क्या किया, हमने मोल को
मास के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का जुगाड़ ढूंढ लिया। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। क्या किया हमने? मोल को मास के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का आइडिया ढूंढा, क्योंकि मास इज मोर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मोर यूनिवर्सली नॉट एप्लीकेबल, सॉरी, मोर प्रैक्टिकली यूजेबल, मोर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। बच्चे को पता है कि किलोग्राम क्या होता है। मोल सिर्फ साइंस वालों को पता है, कॉमर्स वाले क्या करेंगे? मास सबको मालूम है, राइट? इसका ये मतलब है, नाउ व्हेन आई वांट टू डिफाइन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, आई विल से इट्स मोलार मास इन ग्राम्स। तो ये दोनों एक ही बात हो गई। एक मोल बोलना है तो अब मैं एक मोल नहीं बोलूंगा, मैं एक्चुअली उसके मोलार मास को बोलूंगा इन क्या? मेरे साथ रिपीट करो। 1 mole of a substance is defined as its molar mass in grams. This in grams वाला part is very very important. This is something that people tend to miss out on. भूल जाते हैं बच्चे। कैसे? देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। When I say water molecule, you'll say 18 gram. तो when I say 18 units, इट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बात समझ में आई? एक मॉलिक्यूल 18 यूनिट है। इसमें वो लॉजिक अप्लाई होता है जो राधनी और रोहन ने बोला ना कि बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो वो यूनिट्स में आ गया। पर ग्राम, 18 ग्राम आपको पानी हाथ में दूध तो दिखता है ना, नेकेड आई से दिखता है ना, इट इज सम अमाउंट ऑफ वाटर, राइट? बट व्हेन आई नाउ राइट इट इन ग्राम, immediately you'll say अच्छा 18 grams means 1 mole of water। बात समझ में आई? guys, yes, okay, so 18 gram is 1 mole of water। what about HCl? चलो HCl 36.5 gram। what about CH4 मीथेन? आप लोग बताओ कितना होता है मीथेन का मोलार मास? मोलार मास ऑफ मीथेन इज 16 ग्राम। सोडियम 23 ग्राम। मैग्नीशियम 24 ग्राम। What else? हाइड्रोजन कितना? 2 ग्राम, 2 ग्राम्स। अब यहां पर बच्चों को लगता है कि सर आप इतना धड़ाधड़ लिखते जा रहे हो, हमको तो ये आइडिया ही नहीं, हमको क्या रट्टा मारना है? नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना है, मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूँ, बहुत ईजी है। हाउ टू कैलकुलेट मोलार मास। इसमें से सारे आपको आते हैं, आइडिया है, जैसे H2SO4 98 है, ये सब ये पता है कि नहीं पता है? ऑनेस्टली बताना। सम ऑफ देम, ओके। व्हाट अबाउट CaCO3? कैन एनीबॉडी टेल मी CaCO3? ओके, CO2 44 ग्राम, अभी किया था थोड़ी देर पहले। बेंजीन 78 बच्चे, 78 ग्राम। Now, how will you be able to write the molar mass ऐसे within fraction of a second? By knowing the atomic weights. So I'll give you a table where we'll write all the atomic weights of the first 20 elements. आपको उतना पता है तो बहुत है, more than enough है, first 20 elements only. ठीक है? तो we'll write that also. But before we write that, तो I think fundamental quantities का discussion समझ में आ गया सबको? जिसको भी डाउट था उसको क्लियर हो गया होगा, है ना? अच्छा, तो अभी वापस आ जाओ जरा टेक्स्ट बुक पे, मार्किंग्स में आ जाओ जरा। पेज नंबर 3 आर्बिट्ररीली डिसाइडेड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। या सो एवरीबॉडी इज हियर, राइट? यूनिट्स का डेफिनेशन मार्क कर लो। देन यू हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, वो सब ठीक है, फालतू है, छोड़ दो उसको, वो आपने फिजिक्स में किया हुआ है। नेक्स्ट पेज नंबर 4, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सबको मिला?
डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सबको मिल गया वो यूनिट? प्लीज टेल मी यस और नो. ओके, केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट ऑफ डेंसिटी. ठीक है बच्चों, यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सीसी बोलते हैं अपन, ग्राम पर सीसी. इसका मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा, टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर कन्वर्जन? अगेन ये फिजिक्स में किया होगा. हाउ डू यू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू दिस थिंग फ़ारेनहाइट? व्हाट्स द फॉर्मूला? डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और आपको बोला उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो. कैसे करोगे? थोड़ा जोर से बोलो प्लीज. ओके, 0 degrees 32 Fahrenheit. Okay, so suppose I give you a random figure, let's say human body temperature 37 degrees. How do you convert that into Fahrenheit? Any student? Plus 32. Anyone else? It is 9/5 C plus 32. अगर ये फॉर्मूला नहीं पता था तो प्लीज नोट डाउन करके रखना बच्चों. चलो एक एग्जांपल लेता हूँ. आजकल कोविड बहुत चल रहा है तो आपको क्यूरियोसिटी रहती है सबको कि थोड़ा सा बुखार आया तो हम चेक कर लें. बट हाउ मच टेम्परेचर इज एक्चुअली फीवर? हाउ मच टेम्परेचर इज कंसिडर्ड फीवर? 100 या 101 ना? हाँ, 98.4 इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. बट हम लोग डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, आई एम अ डॉक्टर, आई कैन टेल यू दिस. ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं. अगर इसको मुझे फ़ारेनहाइट में एक्सप्रेस करना है तो नाउ सी इट इज ईजी. 9/5 इंटू वॉट एवर वॉज द सेल्सियस का वैल्यू प्लस 32. ईजी हो जाएगा. 5 7 जा 35 एंड 5 2 बचा, 5 4 जा 20, 9 7 जा 63, 9 4 जा 36, तो 3.6. 63 प्लस 3.6 प्लस 32, तो 66.6 प्लस 32, 98.6 फ़ारेनहाइट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. इससे ज्यादा हो गया टेम्परेचर तो बुखार है, फीवर है. समझ में आ गया? These are little things that will help you. हाँ, these are small things that will help you in conversions. तो क्वेश्चन में अगर उन्होंने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है और आपको डिग्री सेल्सियस में करना है या उल्टा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 9/5 C प्लस 32, ये फंडा यूज करना पड़ेगा. और केल्विन है तो केल्विन तो बड़ा ही आसान है, आपको मालूम ही है बॉस. केल्विन में क्या होता है? केल्विन में होता है डिग्री सेल्सियस में जो भी था प्लस 273. अच्छा, 273.15 होता है. अपन वो 0.15 को इग्नोर कर देंगे, 273 राउंड फिगर ले लेंगे. ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया. ऑन पेज नंबर 4 यूल फाइंड दिस फॉर्मूला जस्ट बिलो द टेम्परेचर का डायग्राम. ठीक है, और केल्विन में आपका डिग्री सेल्सियस प्लस 273. उसके बाद मैंने कहा आपको लॉ ऑफ केमिस्ट्री, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, पहला वाला आपको मिल गया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको मिला? बोलो हाँ कि ना. यस, कोई ऐसा बच्चा है बिना टेक्स्ट बुक के बैठा है या अभी भी ढूंढ रहा है तो प्लीज बता देना. उसमें पहला जो लाइन है, जो एक फोटो दी हुई गंदी सी सफेद बालों वाले अंकल की,
He was the father of chemistry, Antoine Lavoisier. He was the one who gave us the law of conservation of mass. Okay, French guy, that's why his name is pronounced as Antoine, not Antoine as many of you may be thinking. Second is law of definite proportion, मैंने आपको वो भी बता दिया. Joseph Proust, first line, please mark. I hope everybody is marking the things as I say them. Joseph Proust, उन्होंने वही दिया. स्टेटमेंट आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने कहा था. अ गिवन कंपाउंड विल ऑलवेज कंटेन द सेम प्रोपोर्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स. यस. Law of multiple proportion. They have given the same example that I gave. Hydrogen plus oxygen gives water. Hydrogen plus oxygen gives hydrogen peroxide. On the right hand side column, first line. Everybody got it? Please tell me yes or no. And दूसरा उन्होंने नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO और NO2, सेम फंडा. वैसे ही और एग्जाम्पल दिए हैं नीचे, CO और CO2, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड. तो आपको अब ये एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, ये आ गया होगा, आई एम वेरी श्योर. ओके, नाउ विल गो बैक टू द प्रीवियस पेज एंड विल फिनिश ऑफ द लास्ट केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ. 3 तो हमने लिख दिए थे, अभी चौथा वाला लिख रहे हैं. फोर्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. अच्छा, बाय द वे, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ दिया था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन. ही ऑल्सो गेव अस द एटॉमिक थियरी. वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ेंगे, पर एटॉमिक थियरी भी दी थी जॉन डाल्टन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. अच्छा, लास्ट है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. ये किसने दिया था? टेल मी, हु गिव द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स? गे-लुसैक. सी, कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम. तो आप नोट करोगे कि गे-लुसैक ने जो लॉजिक यूज किया वो फर्स्ट वाले का ही था. पहले वाले ने क्या बोला? मास की बात की थी. लेवॉइसियर ने क्या बोला था? कंजर्वेशन ऑफ मास. तो उसने बोला जब आप ग्राम्स या किलोग्राम्स देख रहे हो ना, तो जो लेफ्ट साइड पे है वही राइट साइड पे, ये रियलिटी है. तो दिस गाय टुक इट वन स्टेप अहेड. ही सेड ओके, let me apply that same logic to gases. I said okay, let me take example of ammonia. Nitrogen plus hydrogen gives ammonia. I will take 3 moles of hydrogen and here this is how I'll balance the equation. So he said, अच्छा यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब by default 1 है. बोलो हाँ कि ना? Yes. अच्छा, so he said कि हाँ, आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो तो सही है सर, एकदम बढ़िया है. जैसे नाइट्रोजन ये 28 ग्राम है, हाइड्रोजन 6 ग्राम है, तो ये अमोनिया जो है N, मतलब नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन 17, 2 ज़ा 34, 28 प्लस 6 34 ग्राम होता है. तो मास का जो आपका लॉ है वो सही है सर. व्हाट अबाउट वॉल्यूम? सो ही सेड कि भाई यहाँ पर 1 part by volume of nitrogen will combine with 3 parts by volume of hydrogen to give 2 parts by volume of ammonia. Let's take it even one step or further. अगर मैं ये मान लूं कि 1 mole is always 22.4 liter, क्या मैंने बोला? 1 mole is always equal to, you have to repeat with me, 1 mole is always equal to how many liter? 22.4. ये फिक्स्ड है, ये मान लेना. कोई भी गैस के लिए 1 मोल इज ऑलवेज 22.4 लीटर, ये मान लेना. तो यहां पर क्या होगा? 3 इंटू 22.4, क्या आएगा आंसर? 67.2. और यहां पर 2 मोल है, मतलब 44.8. तो ये तो इक्वल नहीं होता. चेक करके देखो, 67 प्लस 22 शुड बी 89.6, लेकिन यहां पे तो 44.8 आ रहा है. तो इसने क्या प्रूव कर लिया कि भाई आपका मास कंजर्व हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम में कंजर्वेशन नहीं है, वॉल्यूम में रेशियो है बॉस.
क्या रेशियो है? 1:3:2 का रेशियो। किसमें? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। He said, even though the mass will be conserved when gases are combining, and this is the fourth one is obviously the limitation is that this is restricted only to gaseous reactions, जहां पर reactants आणि products दोन्ही gaseous असतात, मतलब जिसमें दोनों gases है तभी ही ये अप्लाई होगा, ठीक है? बिकॉज जब गैसेस है तो ही हम वॉल्यूम्स की बात करेंगे भाई, लॉजिकल बात है। सो नाउ इफ यू सी द स्टेटमेंट देयर, गै-लुसैक ने क्या बोला? व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड दे डू इट इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, है ना? अगेन इट इज ऑलवेज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। बोलो यस और नो एवरीवन। Now I'm writing one more example. You'll tell me the ratio here. Example मैं लिख रहा हूं, आप उसका रेशियो बताएंगे मुझे बच्चों। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन किस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। टू CO plus O2 gives 2 CO2. Can you tell me the ratio of the combining volume? Carbon monoxide, oxygen and carbon dioxide, all three are gases. Can you tell me the ratio of combining volumes? 2:1:2. सिंपल। करना क्या है? उसके आगे के नंबर्स जिसको आप लोग कोएफिशिएंट के नाम से स्कूल में पढ़ते थे, उसको अब हम लोग बोलेंगे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू यूज इज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके बाद अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। बस वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखकर आप वॉल्यूम्स का रेशियो इजीली बता सकते हो बच्चों। सो आर ऑल द 4 लॉज कंप्लीटली क्लियर विद एवरीवन? प्लीज टेल मी। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सभी बच्चों को क्लियर है? तनिष, आपकी आवाज ही नहीं आती बेटा मुझे, हाँ या ना बोल दो। हाँ, बढ़िया, ओके, है ना? तो मोल हो गया, कि मोल का बेसिक आइडिया आ गया आपको कि कैसे एक्सप्रेस करना है। अभी मोलर मास। अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई मोलर मास कैसे निकालना है। कि सर आपने ये तो बोल दिया कि मोल को मोलर मास के टर्म्स में बताओ, पर मोलर मास कैसे ढूंढना है ये तो बताओ। तो मोलर मास ढूंढने के पहले आपको और एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जिसका नाम है एटॉमिसिटी। क्या सीखना पड़ेगा? एटॉमिसिटी is the number of atoms in a given molecule. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उसको हम कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी। क्या कहते हैं? उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। अब इसमें आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? लेट्स सी। आपके पास मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, आपके पास डाई एटॉमिक होते हैं, और आपके पास पॉली एटॉमिक होते हैं। एलिमेंट्स या कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है? ध्यान से समझो। एग्जाम्पल मोनो एटॉमिक का, मोस्ट ऑफ द मेटल्स यू विल फाइंड दे आर मोनो एटॉमिक। कार्बन इज अ नॉन मेटल, इट्स एन एक्सेप्शन। कार्बन, सिलिकॉन, ग्रुप 14 जो है वो एक्सेप्शन है, वो मोनोएटॉमिक मेटलॉइड्स हैं। बट ज़्यादा करके जो मेटल्स हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब मोनोएटॉमिक है। बोलो हाँ कि ना। मोनो मीन्स वन सिंगल एटम, यानी कि इनका मॉलिक्यूल एक एटम से ही बना हुआ है।
तो इनके बारे में खास बात ये होगी बच्चों कि इनका एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। बोलो हाँ कि ना। तो अगर आपको एटॉमिक वेट पता है तो वही उसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी 23। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, मॉलिक्यूलर वेट भी 12 आई होप ये बात समझ में आ गई। डायटॉमिक के एग्जांपल बताओ। डायटॉमिक के एग्जांपल आप लोग बता सकते हो, इजी है। मोस्ट ऑफ द गैसेस दैट वी नो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन इज लिक्विड, एक्सेप्शनल अगेन। आयोडीन इज सॉलिड, एक्सेप्शनल अगेन। अच्छा, मोनोएटॉमिक में ये भी आती है, नोबल गैसेस भी आते हैं सारे, क्योंकि वो तो कंबाइन होंगे ही नहीं ना, हीलियम, नियॉन एटसेट्रा। मोनोएटॉमिक में हीलियम, नियॉन, हेमा और नेहा, हीलियम और नियॉन भी आते हैं। डायटॉमिक में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह वगैरह। इनका एटॉमिक वेट क्या होगा, क्या लगता है आपको? सॉरी, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? अगर मुझे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मैं कैसे बोलूंगा आपको? विल इट बी इक्वल टू एटॉमिक वेट? करेक्ट, मॉलिक्यूलर वेट विल बी 2 इंटू एटॉमिक वेट। सही है। एंड लास्ट वाला आप बता दो यार, बहुत आसान है। पॉली में एग्जाम्पल P4S8, फॉस्फोरस का टेट्रा एटॉमिक होता है। पॉली मतलब कितने भी हो सकते हैं, तो ये टेट्रा एटॉमिक है। एवरीवन अग्रीज? टेट्रा एटॉमिक। ये ऑक्टा एटॉमिक। H2SO4 बताओ कितने हैं, एटॉमिसिटी क्या है इसकी? बच्चों, H2SO4 की एटॉमिसिटी क्या है? इसकी कितनी है? 4। इसकी है 8। इसकी कितनी है? अरे एटम्स काउंट करो यार, क्या कर रहे हो? बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं मैं। 2 + 1 + 4 कितने हुए? 7। सेप्टा, हेप्टा, हेप्टा एटॉमिक है ना, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। तो पहली बात तो आपको ये जज करने आना चाहिए सिर्फ लुकिंग एट द मॉलिक्यूल कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी। अच्छा, जैसे कि CO2 की कितनी होगी आप बताओ, चलो बताओ बच्चों, CO2 की कितनी होगी? किसने बोला 5? ट्राई, हाँ 3 बोलना बेटा, हाँ 3। ट्राई मतलब 3, हाँ। तो यहां पर ऐसा मैं कह सकता हूं कि मुझे मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना है तो वो सम ऑफ एटॉमिक वेट्स होगा। फॉर अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा? सम ऑफ एटॉमिक वेट्स। इंडिविजुअल एटॉमिक वेट्स को सम कर दो, सही है। और इट कैन ऑल्सो बी एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी। बोलो हाँ कि ना। जैसे सल्फर है तो उसका एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी। बोलो यस और नो। नाउ आई गिव यू वन एक्सेप्शन हियर, इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। While counting, while using it in numericals, you consider it as only P। मतलब कि ये होता है टेट्रा एटॉमिक, होता है P4, परंतु लेकिन बट आप इसको मोनो एटॉमिक कंसिडर करके चलते हो। समझ में आई बात, हाँ कि ना? सेम वे सल्फर ऑल्सो, फॉर ऑल पर्पसेस इट इज ऑक्टा एटॉमिक, बट वी कंसिडर इट ओनली मोनो। तो आप जब कभी भी कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, तो उसमें आपको सल्फर का
एटॉमिक मास दिया होता है 32 और मोलर मास भी उसका 32 ही दिया होता है, जबकि होना चाहिए कितना 32 इंटू 8। बोलो हाँ कि ना, है ना। तो ये दो एक्सेप्शंस है कि इनको कंसीडर किया जाता है मोनो एंड ऑक्टा। इनका जो क्रिस्टल होता है ना वो 4 एटम्स या 8 एटम से बना है, बट दैट इज कंसिडर्ड एज वन सिंगल यूनिट एंड इट इज कंसिडर्ड एज मोनो एटॉमिक। ये ध्यान में रखना थोड़ी सी बात। तो एटॉमिसिटी, अब हम कोई भी मॉलिक्यूल की सिर्फ मॉलिक्यूल को देखकर उसकी एटॉमिसिटी जज कर सकते हैं, और उसकी एक बार हमने एटॉमिसिटी जज कर ली तो हमको पता है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करना है। बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। ओके, सो अब जब मुझे इसकी मोलर मास की जो ये लिस्ट है जब ये लिखनी है, then last thing that I need to know and the only thing that I need to know now is the individual atomic weights of various elements. So we'll write a table where I'll give you the individual atomic weights of the various elements. You don't need to write it, I'll just give you the PDF. You can just copy it down. I know पिछले उसका कुछ तो I think isomers का PDF बाकी है, वो मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। दूसरा वो लेक्चर जो था थर्सडे का वो मैंने अपलोड नहीं किया जानबूझ के, बिकॉज नया टॉपिक चालू करना था, तो उसको मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ और एडिट करके आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। बिकॉज नया टॉपिक चालू करना था तो फर्स्ट आई वांटेड टू एक्सप्लेन लाइव एंड देन यू कैन सी द सेकेंड पार्ट एज द रिकॉर्डिंग। ओके, फर्स्ट लेक्चर डायरेक्ट रिकॉर्डिंग देखने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, इसीलिए। चल, यहां पर एलिमेंट का नाम, यहां पर उसका एटॉमिक वेट। ठीक है ना बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर। Okay, so you have 20 elements. चलो, tell me which are the elements right from the start. Elements तो सबको पता है, कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। Listen to BBC News on Friday night. Everybody knows this. ये बचपन से पढ़ रहे हो, है ना? Then Nagesh, Mangesh, Ali sit for photo session cleanly arranged. Potassium, calcium, 19 and 20. Individual atomic weights are very easy to judge. ठीक है, अगेन ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है जज करना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, पर हाइड्रोजन डाई एटॉमिक था, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे H2 लिख दूंगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक वेट 1 है, तो एटॉमिक वेट इज 1, तो मोलार मास आपको इजीली कैलकुलेट करते आएगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट द एटॉमिक वेट हियर फॉर यू, आई विल राइट द एटॉमिसिटी हियर फॉर यू, और जो मैंने लॉजिक पिछले पेज पे बताया उसके हिसाब से आप मोलार मास लिखोगे। कैन यू ऑल डू दैट? कर पाओगे बच्चों? हाँ या ना कुछ बोल दो यार। Guys, am I still audible? Yes or no? Okay. हाँ, हीलियम का एटॉमिक वेट ही 4 है, तो आप लोग बताओगे कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। चलो, हाइड्रोजन का बताओ कितना होगा भाई? 2. लुक एट द मॉलिक्यूल, इट इज डायटोमिक, 2 इंटू 1 2। यहां पे मोनो एटॉमिक है, 4 इंटू 1 4। लिथियम 7, बेरिलियम 8, बोरॉन 10, कार्बन 12,
नाइट्रोजन 14 तो N2, ऑक्सीजन 16 है O2, फ्लोरीन 18 है F2, नियॉन मोनोएटॉमिक है 20, सोडियम मोनोएटॉमिक है 23, मैग्नीशियम मोनोएटॉमिक है 24, एल्यूमिनियम मोनोएटॉमिक है 27, सिलिकॉन मोनोएटॉमिक है 28, फॉस्फोरस स्टार मार्क कर देता हूं, क्यों? क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज मोनोएटॉमिक। सल्फर अगेन स्टार मार्क कर देता हूं, है ऑक्टाटॉमिक, कंसिडर्ड एज मोनोएटॉमिक। आई होप ये समझ में आ रहा है। क्लोरीन 35.5 पर डायटॉमिक है, आर्गॉन 40 मोनोएटॉमिक है, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। यहां पर आपको डिस्क्रिपेंसी दिखेगी, पहले 40 फिर 39 फिर 40, ध्यान देना। नाउ कैन यू टेल मी द मॉलिक्यूलर वेट? मैं एक एक एलिमेंट के ऊपर जाऊंगा, आप मुझे मॉलिक्यूलर वेट लाउडली बोलते जाओगे, ठीक है? व्हाट अबाउट लिथियम? चलो टेल मी। लिथियम विल बी 7, बेरिलियम 8, बोरॉन 10, 10.5 होता है, मतलब एक्चुअल वैल्यू बता रहा हूं 10.5 होता है, बट अपन राउंडेड वैल्यूज ले रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का 2.016 होता है तो अपन 2 लेते हैं, ठीक है? ये मान के चलो, है ना? बोरॉन का एक्चुअली 10 पॉइंट समथिंग होता है, बट अपन 10 ले रहे राउंडेड। कार्बन 12, नाइट्रोजन का क्या है बोलो? 28। हाँ, किसने 14 बोला? 14 रॉन्ग है, ध्यान देना बच्चों। 28 होगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन डायटॉमिक है, और यही तो मैं कह रहा हूं, लुक एट द मॉलिक्यूल फर्स्ट एंड चेक वेदर इट इज मोनो, डाई और पॉली, एंड देन अकॉर्डिंगली गिव योर आंसर। चलो ऑक्सीजन का बताओ कितना आएगा बच्चों? 32, वेरी गुड। फ्लोरीन 36, नियॉन 20, नियॉन 20, सोडियम 23, क्योंकि मोनोएटॉमिक है तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा बच्चों। ये सबको क्रिस्टल क्लियर है एकदम? इसमें किसी को कुछ भी डाउट है क्या? प्लीज पूछ लो, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, अगर नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। बाद में इसके चक्कर में सब कुछ रॉन्ग मत कर देना। 24 सेम टू सेम, ये तो मेटल्स है, सब मोनोएटॉमिक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सब मेटल्स है बॉस, मोनोएटॉमिक है, सीधी बात है। 27, सिलिकॉन 28 एज इट इज मोनोएटॉमिक है। फॉस्फोरस 31, अच्छा फॉस्फोरस का रियलिटी में कितना होना चाहिए था? 31/4 होना चाहिए था, बोलो यस और नो। पर मैंने क्या कहा? वी कंसिडर इट एज मोनोएटॉमिक। सल्फर 32 ही गिनते हैं अपन। अच्छा, और एक चीज नोट करने जैसी है ना, नोट करो सर, ऑक्सीजन और सल्फर का सेम आ रहा है ना? अग्री कर रहे हो? सही बात है। ऑक्सीजन और सल्फर का मोलर मास क्या आ रहा है बच्चों? सेम आ रहा है ना? क्लोरीन का क्या आएगा बताओ? क्लोरीन का कितना आएगा? 71, 35.5 है, 35.5 है ना? मैंने क्लियरली यहां पे 35.5 लिखा है, देखो। क्लोरीन एक ऐसा एकदम यूनिक एलिमेंट आपको मिलेगा यहां पर इस टेबल में, जो डेसिमल में लिखा है मैंने, बाकी सबको होल नंबर्स में लिखा था। क्लोरीन के बारे में यूनिक चीज है, वो डेसिमल में आता है उसका एटॉमिक वेट। हाँ, तो 71 होता है बच्चों, डबल। आर्गॉन 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम अगेन 40। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, बोलो यस और नो। जोर से बोलो। अच्छा, सी क्लोरीन के केस में ना, द आइसोटोप्स, अभी आइसोटोप्स पे हम लोग गए नहीं है तो इसके लिए आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा शायद।
क्लोरीन के केस में देर आर मेनी आइसोटोप्स प्रेजेंट, 35 वाला आइसोटोप होता है, 37 वाला आइसोटोप होता है, और उसकी परसेंटेज के बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है। बोरॉन के केस में वो 10 पॉइंट समथिंग वाले आइसोटोप होते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसीलिए हम लोग उसको राउंडेड ऑफ 10 गिन लेते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि क्लोरीन के केस में आइसोटोप्स की वजह से उसको डेसिमल में कंसीडर किया जाता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में डिटेल में करेंगे, आइसोटोप्स वाले फंडे को, ठीक है ना। सो ये टेबल आपको एज इट इज पता होना चाहिए, ये टेबल प्रैक्टिस करना है लिख के। मैं आज मैं पुराना पीडीएफ और अभी का पीडीएफ दोनों आप लोगों को भेज दूंगा, तो इस टेबल को आज का आज आपको लिखकर प्रैक्टिस करना ही करना है। Now I'm giving you all one task right now. In your notebook, ठीक है, make one column, एक कॉलम बनाओ, पेज बनाओ। मैं आप लोगों को यहां पर कंपाउंड्स लिख के दे रहा हूं, आप उसका मोलार मास लिखोगे, ठीक है। एटॉमिक वेट तो सबको पता चल गए, एटॉमिक वेट यहां पे पता चल गया आपको, यस। तो करना क्या है, सिर्फ ऐड करके आपको मोलार मास निकालना है, कर पाओगे? यस, ओके। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं अपन, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आई गिव यू द कंपाउंड्स, यू विल राइट द मोलार मास ऑफ दोज कंपाउंड्स। मोलार मास, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट मॉलिक्यूलर वेट बच्चों, ठीक है। आपके ऊपर, आप उसको मोलार मास बुलाओ या मॉलिक्यूलर वेट बुलाओ, ठीक है। आई विल राइट द कंपाउंड्स। चलो फ्रेम में पूरे 10 के 10 कंपाउंड सबको दिख रहे हैं बच्चों? या ओके। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जस्ट वन आई विल सॉल्व फॉर यू इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज टू जस्ट काउंट इंडिविजुअल नंबर। तो जैसे 2 सोडियम है तो दैट इज 46, सोडियम का 2 सोडियम का 46 हो गया, 1 कार्बन का 12 हो गया, 3 ऑक्सीजन है
नाउ हियर इज व्हाट पीपल मेक मिस्टेक्स. 3 ऑक्सीजन इंडिविजुअल एटॉमिक वेट्स काउंट करने हैं. तो 3 × 16 48. तो पहले वाले का टोटल क्या आ रहा है? 106. ये सबको आया? यश की आवाज ही नहीं आ रही आज. यश किधर है बच्चे? हो ना इधर ऑनलाइन? ओके गुड. हाँ गुड. अच्छा, इसमें राधिनी को एडवांटेज है, उसकी आवाज़ तो मैं पहचान लूँगा क्योंकि अकेली लड़की है. बाकी 4 की आवाज़ में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा सा. ओके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन. आपको इस तरह से करना है. 12 + 16, ये तो इजी है. 12 + 16 हो जाएगा 28, है ना? हाँ जी बोलो. अच्छा हाँ, नॉमेनक्लेचर वाला ना. राइट. ठीक है, वो अपन डिस्कस करते हैं. थैंक्स, आपने रिमाइंड किया. अगर वो नहीं हुआ तो एटलीस्ट CO का कैसे हो सकता है? ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, मैंने कोबाल्ट नहीं लिखा है. कोबाल्ट इफ आई राइट, आई विल राइट CO. Cu. अच्छा, कॉपर. ओके, कॉपर इज 63.5. कॉपर इज 63.5. ये भी नोट करके रख लेना. वैसे ये 29 नंबर का है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 29 है और इसका मास 63.5 है. सल्फर का कितना है? 32. ऋषभ, मुझे वो रिमाइंडर भेजना बेटा. सॉरी मैं भूल जाता हूँ यार. या प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे फिर से भेज देना और रिमाइंडर भी भेज देना, तो मैं आपका वो सॉल्व करके देता हूँ. नहीं, आज इवनिंग में करते हैं. आफ्टर दिस लेक्चर इमीडिएटली आई हैव अनदर लेक्चर फॉर 6 आवर्स. वो IIT वालों का है. तो यहाँ पे 63.5 कॉपर का हो गया, सल्फर का 32, ये तो पता ही है अपने को. ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन कितना हुआ? 64. प्लस ध्यान से देखना, वाटर मॉलिक्यूल है इधर 5. एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना है बच्चों, बता सकते हो? 18. तो 5 वाटर मॉलिक्यूल का कितना होगा? 90 हो जाएगा. देखो, तो अब ये टोटल करना है. $60, $60, $120, $90, $210, $214, $217, $27, $37, $47, $249.5 if I am not wrong. Just check once. Correct? Yeah. मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है यार, सॉरी. ओके राइट. ओके, एसिटिक एसिड इज फेयरली सिंपल. आ गया होगा, सबको आ गया होगा. एसिटिक एसिड CH3COOH क्या आएगा? 2 कार्बन है, चेक करना, ध्यान से देखना. 2 कार्बन है तो 24. 4 हाइड्रोजन है तो 4. 2 ऑक्सीजन है तो 32. इजी. 4 + 4 8 + 2 10 + 20 30 + 30 60 आ गया. इजी. आप नोटिस करेंगे मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं बच्चों. मैंने ग्राम कहीं भी नहीं लिखा, देखना, मैंने ऐसे ही छोड़ा है. मैंने यूनिट नहीं लिखे, नोटिस करना. चलो, बाकी का टेबल जो है, अच्छा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. आप इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ले सकते हो गूगल मीट पे. एक स्क्रीनशॉट लेके रखो. इस टेबल को कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल पे भेज दो. सॉरी, अच्छा लैपटॉप तो फोन पे ले लो, या फिर आई विल बी सेंडिंग यू द PDF. आई सेंड यू द PDF. जस्ट कॉपी डाउन एवरीथिंग on a sheet of paper and write the answers and send me the screenshot of the table. Okay, आज का इतना ही काम है आपका. ठीक है बच्चों. ऋषभ, आपका मैसेज मुझे मिल गया, मैं वो एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा. आई एम सॉरी बेटा, मैं भूल जाता हूँ यार, इतना काम रहता है ना, कभी कभी भूल जाता हूँ. मैं वो एक बार चेक करके आपको रिवर्ट करता हूँ. ओके, या वेलकम. ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने मेन चीजें क्या सीखी? जो 4 केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज थे वो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ये देखी कि मोल एक्चुअली होता क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के रिगार्ड में.
और मोल को कैलकुलेट करने के लिए आपको मोलर मास पता होना चाहिए, और मोलर मास पता होने के लिए आपको एटॉमिसिटी और इंडिविजुअल एटॉमिक वेट्स पता होने चाहिए। ये सारी चीजें आज हमने सीखी, ठीक है ना। तो ये टेबल को आप कंप्लीट करेंगे फॉर योर ओन प्रैक्टिस, एंड एक टेबल को कंप्लीट करके इसका स्क्रीनशॉट मुझे आज का आज भेज देना, ठीक है बच्चों। I'll see you all in the next class, okay? And I think this system, if you have any issues with it, you please let me know. हाँ जी बोलो।